दोस्तों अगर आप अकासा, स्पाइसजेट या एयर इंडिया एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जिन प्लेन्स में आप बैठकर जा रहे हैं उन प्लेन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है। 5 साल पहले आपको याद होगा 2 बोइंग के प्लेन्स कुछ अनजान तरीके से क्रैश कर गए और जैसे ही इन क्रैशेस का न्यूज आया तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया। An Indonesia passenger plane crashing into the sea minutes after takeoff. 5 months later, the Ethiopian Airlines flight lunged into the ground. Safety is at the core of who we are at Boeing. 346 people were killed in 2 plane crashes. So 5 months, 2 major crashes and 1 plane. ये दोनों भी एयरक्राफ्ट्स बोइंग के एक स्पेशल मॉडल के थे जिनका नाम था बोइंग 737 मैक्स। पहले तो इस क्रैश का इल्जाम पायलट पर डाला गया, लेकिन कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इन क्रैशेस में पायलट की कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो सिर्फ बोइंग कंपनी की, क्योंकि इन दोनों प्लेन्स में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकला। और आज भी बोइंग के ऐसे ऐसे किस्से सामने आते हैं कि सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। इन रिपोर्ट्स को देखिए। जनवरी में बोइंग के डोर प्लग्स उड़ने की बात पता चली क्योंकि प्लेन में कुछ बोल्ट्स लूज थे। उसके बाद दूसरे प्लेन में टायर्स उड़ते उड़ते गिर गए और एक बार तो उड़ते उड़ते ये समझ आया कि प्लेन की फ्यूल लीक हो रही है। अब इसमें दोषी एयरलाइन हो या बोइंग, जरा सोच के देखो, अगर आप इनमें से किसी भी प्लेन में होते तो आपको कैसा लगता। इसी तरह पिछले 10 सालों में बोइंग के 970 केसेस सामने आए हैं और इसी वजह से आज बोइंग की हालत इतनी खराब है कि 2018 में जहां कंपनी ने 83,600 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 2019 आते आते कंपनी को 5,120 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा और तब से लेके आज तक बोइंग घाटे से निकल ही नहीं पाई है। यहां तक कि 2022 में भी कंपनी 3,952 करोड़ के घाटे में थी। Boeing's best-selling plane is coming under increased scrutiny after another deadly accident. I hear this boom. I look to my left and part of the plane is gone. Every time it seemed like Boeing was just around the corner, then, a new issue cropped up. Now, there are passengers who avoid or are scared to get on Boeing airplanes. Boeing is now a dreaded name in the world of aviation. The key question, the multi-billion-dollar question is, when's the all clear? And we just don't know yet. लेकिन दोस्तों आपको पता है 80 साल तक बोइंग टाटा जैसी इतनी भरोसेमंद और इतनी बढ़िया कंपनी थी कि लोग ये कहते थे कि इफ इट एंट बोइंग आई एंट गोइंग। 747 was very much a commitment to the future of air transport beyond the wildest dreams of anybody else at that time in the industry. We've been the technology leader in aviation in the world. Boeing was a magnificent company who made, in my opinion, the best airplanes in the world. There was a time when people said, if it's not Boeing, I'm not going. यानी अगर एयरक्राफ्ट बोइंग ने नहीं बनाया तो लोग कहते थे कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन 80 साल के बाद बोइंग के लीडर्स ने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से आज कंपनी के दिवाले निकल चुके हैं और एक ही साल में कंपनी 83,600 करोड़ के प्रॉफिट से 5,120 करोड़ के घाटे में चली गई। और यही गलती की वजह से आज भी बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाती हैं और कई सारे बिजनेस लीडर्स इस गलती की वजह से फेल होते रहते हैं। इसीलिए अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये केस स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि बोइंग की कहानी है क्या? बोइंग एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन कंपनी कैसे बनी? टाटा जैसे नाम और भरोसा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी कंपनी अचानक से कैसे फेल हो गई? और बोइंग की इस गलती से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। दोस्तों आपने कई सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफ़ी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक अमेजिंग इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो अगर आप आपके पैसों को बढ़िया तरीके से मैनेज करके ग्रो करना चाहते हो तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
दोस्तों बोइंग की शुरुआत होती है 1916 में, जब विलियम बोइंग वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस आर्मी के लिए प्लेन्स बनाते थे। और वर्ल्ड वॉर की बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ, विलियम ने सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया, क्योंकि उनका सपना था कि बोइंग दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाए। उसके बाद 1933 में बोइंग ने अपना पहला कमर्शियल प्लेन चलाया और 1958 में बोइंग ने दुनिया का सबसे शानदार प्लेन लॉन्च किया, जिसका नाम था बोइंग 707। और उस जमाने में बोइंग अपने कंपटीशन से इतना ज्यादा आगे था कि 1970s में जब एयरबस A300 247 पैसेंजर्स को 4600 माइल्स तक लेके जा सकती थी, लॉकहीड मार्टिन 400 पैसेंजर्स को 4600 माइल्स तक लेके जा सकती थी। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि बोइंग 747 460 पैसेंजर्स को 9200 माइल्स तक लेके जा सकती थी। तो सवाल ये है कि बोइंग में ऐसी क्या खास बात थी कि वो अपने कंपटीशन से इतना ज्यादा आगे थे? दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि बोइंग में ऐसे इंजीनियर्स काम करते थे जिनकी पूरी जिंदगी का मकसद एक ही था, और वो था कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाए। उसके लिए चाहे 12 या 16 घंटे काम करना पड़े, उसके लिए चाहे सालों तक काम करना पड़े, यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी अगर उनको काम करना पड़े तो वो काम करते थे, क्योंकि उनका गोल बस एक ही था, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाना। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये अपने प्रोडक्ट के पीछे इतने पागल थे कि 1965 में बोइंग ने $2 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, लेकिन प्रॉफिट दिखाकर बोनस निकालने के बजाय इन्होंने $1 बिलियन यानी अपने रेवेन्यू का आधा हिस्सा सीधा उठा के रिसर्च में लगा दिया। और इसी रिसर्च से निकली एक ऐसी एयरक्राफ्ट जिसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया। इस एयरक्राफ्ट का नाम था बोइंग 747। Boeing 747, the world's first wide-bodied jet. So wide, the Wright brothers' historic flight was shorter than its wingspan. Quantum leap in technology of that airplane was just extraordinary. And it was much more than just a big aircraft. This airplane allowed every person on Earth the opportunity to get an airplane and fly anywhere else. It was a billion-dollar gamble that stretched technology to the limit. It became an icon, the most recognized aircraft in the world. अभी बोलने में तो ये काफी आसान लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपको एक एयरक्राफ्ट बनाना हो तो आपको हजारों करोड़ रुपए रिसर्च में लगाने पड़ते हैं, और इस रिसर्च को करने में कभी 5 साल कभी 10 साल लग जाते हैं। और 1000 करोड़ और 5 साल लगाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि कंपनी 5000 करोड़ और 10 साल की मेहनत करने के बाद भी कुछ भी बना नहीं पाती। इसीलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज बंद होती रहती हैं, और आज भी मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स टिके हुए, बोइंग एंड एयरबस। और मैं ये पढ़ के चौंक गया था कि बोइंग 787 के रिसर्च में $32 बिलियन लगे थे, यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए लगे थे। और इस 2.5 लाख करोड़ रुपए को रिकवर करने के लिए बोइंग को 1100 एयरक्राफ्ट बेचने पड़े, यानी 1100 एयरक्राफ्ट बेचने के बाद ही इनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ। और अगर आपको 1100 एयरक्राफ्ट का नंबर छोटा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में, यानी इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया सब मिला के भी पूरे इंडिया में सिर्फ 771 एयरक्राफ्ट चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट को बनाना और बेचना दुनिया के सबसे मुश्किल बिजनेसेस में से एक है। लेकिन इसके बावजूद भी 1965 में बोइंग ने अपना सारा पैसा रिसर्च में लगा दिया, और 4500 इंजीनियर्स की 2.5 साल की मेहनत के बाद लॉन्च हुआ बोइंग 747। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट इतनी बढ़िया एयरक्राफ्ट थी कि 1970 से लेकर 2007 तक, यानी 37 इयर्स तक बोइंग 747 दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट थी। और बोइंग इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट इसीलिए बना पाता था क्योंकि बोइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंजीनियर्स को दिया जाता था, और इंजीनियर्स के हिसाब से सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते थे। तो अगर इंजीनियर ने ये बोल दिया कि प्रोडक्ट में 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे तो बिना किसी सवाल के उनको पैसे दे दिए जाते थे। अगर इंजीनियर्स ये बोले कि कोई प्रोडक्ट हाई क्वालिटी नहीं बना है तो उस प्रोडक्ट को सीधा निकाल दिया जाता था। तो बिना प्रॉफिट के बारे में सोचे जो भी इंजीनियर्स बोले, बस वही बोइंग में पत्थर की लकीर हुआ करती थी। और वही दूसरे कंपनीज में क्या होता था, इंजीनियर को बोला जाता था कि 10 करोड़ रुपए है, इसमें जो प्रोडक्ट बने वो बना दो। 24 महीने का काम 12 महीने में देकर बोलते थे कि जल्दी जल्दी काम करो और 12 महीने में प्रोडक्ट बनाकर खत्म करो। इससे क्या होता था, इंजीनियर्स कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाते थे और
जल्दी और सस्ता काम करने के चक्कर में वो हमेशा बेकार प्रोडक्ट बना देते थे। लेकिन बोइंग में इंजीनियर्स मैनेजमेंट की नहीं, मैनेजमेंट इंजीनियर्स की सुनते थे। यहाँ तक कि बोइंग के मैनेजमेंट में भी ऐसे लोग थे जिनके पास बड़े बड़े पेटेंट्स थे और जिन्होंने खुद प्लेन्स बनाए थे। इसीलिए दोस्तों कंपनी में हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा सेफ्टी और क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता था और इसी वजह से 1975 से लेकर 1995 तक बोइंग को हर तरह से फायदा हुआ। उनके स्टॉक प्राइस 4400% से बढ़ गए, उनके रेवेन्यूज 3.92 बिलियन से 19 बिलियन डॉलर्स तक बढ़े और प्रॉफिट्स 102 मिलियन डॉलर से 393 मिलियन डॉलर्स तक बढ़े। इसी तरह बोइंग दुनिया की सबसे शानदार कंपनीज में से एक बनी। Boeing had record orders for its Dreamliner, 300 planes valued at over $42 billion. Boeing's strategy of giving companies around the world a stake promised to lower Boeing's costs, but also to help sell the plane. Boeing emerged as a key innovator in jet technology and commercial aviation. The company pursued growth through partnerships, acquisitions, and by navigating international competition. Suddenly, air travel was within reach for almost everybody. This innovation cemented Boeing's leadership in commercial aviation and spurred further advancements. तो अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो बोइंग में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई है। दोस्तों ये सब शुरू हुआ 1996 में। उस टाइम पर मार्केट में 3 मेन प्लेयर्स थे, बोइंग, एयरबस और मैकडॉनल्ड डोगलस। बोइंग के पास 53% मार्केट शेयर था, एयरबस के पास 18% मार्केट शेयर था और मैकडॉनल्ड डोगलस के पास 19% मार्केट शेयर था। और इसी टाइम पर बोइंग ने मैकडॉनल्ड डोगलस को खरीद लिया और खरीदने के बाद मैकडॉनल्ड डोगलस के जो सीईओ थे वो बोइंग के प्रेसिडेंट बन गए और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने वैसे ही मैकडॉनल्ड डोगलस के जो एम्प्लॉइज थे वो सारे एम्प्लॉइज बोइंग के प्रोडक्ट और डिजाइन डिपार्टमेंट्स के लीड पोजीशंस लेने लगे। उसके बाद उन्होंने बोइंग में इतने सारे चेंजेस किए कि कुछ डिपार्टमेंट्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया। जैसे उन्होंने कुछ काम जापान ट्रांसफर कर दिया, कुछ काम मलेशिया ट्रांसफर कर दिया और कुछ काम इटली शिफ्ट कर दिया। तो एक ही एयरक्राफ्ट एक फैक्ट्री में बनने के बजाय अलग अलग जापान, मलेशिया और इटली के फैक्ट्रीज में छोटे छोटे हिस्सों में बनने लगे। तो सवाल यह है कि एक जगह पर प्रोडक्ट बनाने के बजाय प्रोडक्ट को तोड़ तोड़ के बनाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों बोइंग की मैनेजमेंट ने यह सोचा कि अगर उन्होंने जापान में अपने प्रोडक्ट्स बनाए तो उनके रिश्ते जापान से अच्छे हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें निप्पॉन एयरवेज और जापान एयरलाइंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। तो अब आप बोलोगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, जापान में प्लेन का एक हिस्सा बनके अगर बहुत सारा बिजनेस मिलता है तो प्रॉब्लम क्या है, इससे कॉस्ट कटिंग भी हो जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। दोस्तों यही सोच के बोइंग ने अपने एयरक्राफ्ट को अलग अलग हिस्सों में कई सारे देशों में बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका अंजाम पता है क्या हुआ, अलग अलग टीम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे जिसकी वजह से इंजीनियरिंग फॉल्ट्स ठीक करते करते खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 18 से 20 बिलियन डॉलर के बजाय 32 बिलियन डॉलर का खर्चा हो गया, यानी 12 बिलियन डॉलर का खर्चा, यानी कुछ 1 लाख करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। यानी जो काम 1.5 लाख करोड़ में होने वाला था उसी काम में 2.5 लाख करोड़ रुपए लग गए। उसके बाद 1999 से लेकर 2003 तक बोइंग ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 50,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया। Boeing announced on Wednesday it's cutting over 12,000 US jobs with more on the way. They include nearly 7,000 involuntary layoffs this week. Boeing also disclosed several thousand more layoffs in the months to come, but did not say where those would take place. Boeing employees are expected to be back on the job after the Machinists Union overwhelmingly ratifies a deal to end an 8-week strike. The labor group says the new contract protects more than 5,000 factory jobs while preventing the outsourcing of certain positions and preserving healthcare benefits. और इसके बाद बोइंग ने करी अपनी सबसे बड़ी गलती। दोस्तों 1998 से लेकर 2018 तक बोइंग ने एक शेयर बायबैक एक्सरसाइज किया। अब ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है लेकिन ये एक्चुअल में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इसको समझते हैं। मान लो एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं जिसमें 500 शेयर्स आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के पास हैं और बाकी 500 शेयर्स कंपनी के फाउंडर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओन करते हैं। और जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो इन्वेस्टर्स ना एक इंडिकेटर को देखते हैं, इसे कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर, यानी एक शेयर पर आपकी कंपनी
कितना पैसा कमा रही है। तो अगर एक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए और 500 शेयर्स पब्लिक के पास है, तो उस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर होगी 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 500, जो कि आता है 2 करोड़ रुपीस पर शेयर। और अर्निंग्स पर शेयर जितना ज्यादा हो, इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को उतना ही ज्यादा भाव देते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर 2 करोड़ रुपए हो और दूसरी कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर 4 करोड़ रुपए हो, तो 4 करोड़ पर शेयर वाली कंपनी को मार्केट में ज्यादा कीमती माना जाता है। और इस टाइम पर अगर 1000 करोड़ कमाने वाली कंपनी ने मार्केट से अपने 250 शेयर वापस खरीद लिए, तो मार्केट में कितने शेयर्स बचेंगे? सिर्फ 250। तो अब अगर आप अर्निंग्स पर शेयर निकालोगे तो ये आएगा 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 250, विच कम्स डाउन टू 4 करोड़ रुपीस पर शेयर। तो अगर अर्निंग्स पर शेयर 4 करोड़ रुपए पर शेयर हो जाता है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। और इसी तरह अपने शेयर को मार्केट में ज्यादा कीमती दिखाने के लिए बोइंग ने $61 बिलियन खर्च किए, यानी आज के टाइम में 4,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और साथ ही साथ कंपनी के क्वालिटी चेक से लेकर रिसर्च तक सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसी तरह बिजनेस के नाम पर बोइंग के मैनेजर्स ने इतने पैसे खर्च कर दिए कि रिसर्च और प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके पास पैसे बचे ही नहीं। और एक तरफ जहां बोइंग अपने पैसे बायबैक में उड़ा रहा था, दूसरी तरफ एयरबस अपने सारे पैसे रिसर्च में लगा रही थी। और इसी वजह से बोइंग को 2011 में एक बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों, अमेरिकन एयरलाइंस नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने 15 साल तक सिर्फ बोइंग के प्लेन्स खरीदे, लेकिन अचानक से 15 साल बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने एयरबस से प्लेन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस को मार्केट से ये पता चला कि एयरबस के प्लेन्स बोइंग से बेहतर बन चुके हैं। और इस धक्के के बाद बोइंग ने पता है क्या किया? बोइंग के मैनेजमेंट ने एक शॉर्टकट निकाला। उन्होंने सोचा कि एक नए प्लेन पर $20 बिलियन खर्च करने के बजाय अगर उन्होंने बस $2.5 बिलियन लगाकर जो पुराना प्लेन है उसको रीडिजाइन करके मार्केट में बेचा, तो फिर से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो उन्होंने अपने बोइंग 737 मॉडल में चेंजेस करना शुरू कर दिया। तो आप समझ रहे हो, जो कंपनी एक जमाने में बिना प्रॉफिट देखे अपना सारा पैसा प्रोडक्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती थी, वही कंपनी अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंजूसी कर रही थी। और इसी कॉस्ट कटिंग चेंजेस से बना बोइंग 737 मैक्स, यानी बोइंग 737 का मॉडिफाइड वर्जन। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी एक नया एयरक्राफ्ट बनता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पहले तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA सेफ्टी टेस्ट करती है और पायलट्स और क्रू को ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है ताकि वो एयरक्राफ्ट के सारे नए फीचर से वाकिफ हो। और यहीं पर दोस्तों बोइंग ने एक जुगाड़ लगाया। अब इसमें पता है बोइंग ने क्या किया? बोइंग ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई साहब, ये जो हमारा बोइंग 737 मैक्स है, ये तो बस 737 का मॉडिफाइड वर्जन है, और 737 मैक्स अपने बोइंग 737 जैसा ही है, बस इसमें छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं। और आपने तो पहले ही बोइंग 737 को सर्टिफाई किया है, तो इसमें सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं है और पायलट्स को ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5 साल के अंदर अंदर फटाफट इस एयरक्राफ्ट को अप्रूवल मिल गया और कुछ ही सालों में बोइंग 737 मैक्स उड़ने लगे। और यहीं पर आई दोस्तों बोइंग की सबसे बड़ी आपत्ति। अगर आप इन डिजाइन्स को देखो तो आपको ये नोटिस होगा कि 737 और 737 मैक्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। 737 मैक्स के जो इंजन हैं वो 737 से थोड़े से बड़े हैं और अपने विंग से थोड़ा ऊपर प्लेस होते हैं। और ये पोजीशन चेंज होने की वजह से प्लेन जब टेक ऑफ करता है, तब उसकी जो नोज होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाती है। और इसी टिल्टिंग को ठीक करने के लिए बोइंग ने एक सिस्टम इंस्टॉल किया जिसे कहा जाता है मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, और MCAS। आसान भाषा में बोलूं तो जब प्लेन की नोज ऊपर जाती थी तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली प्लेन की नोज को नीचे लेके आती थी। और जो प्लेन्स 2018 में क्रैश हुए उनमें यह पाया गया कि जैसे प्लेन्स टेक ऑफ हुई, उसके बाद MCAS की वजह से अचानक प्लेन की नोज नीचे जाने लगी। और जब पायलट ने यह देखा कि प्लेन की नोज नीचे खींचे जा रही थी, तब उन्होंने नोज को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी प्लेन की नोज नीचे जाती रही। और नीचे टिल्ट होगी तो क्या हुआ? प्लेन तेजी से ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगी और इसी वजह से टेक ऑफ होते ही ये दोनों प्लेन्स क्रैश हो गए। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई इतना प्रॉब्लम था तो पायलट ने MCAS को बंद क्यों नहीं किया?
दोस्तों यही बात मैंने भी सोची, लेकिन आपको पता है क्या हुआ? बोइंग ने अपने पायलट्स को कभी ये बताया ही नहीं कि MCAS करके कुछ नया सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, और इसी वजह से पायलट को ये पता ही नहीं चला कि प्लेन नीचे की तरफ क्यों झुक रही है। और इसी तरह दोस्तों 2 प्लेन्स क्रैश हो गए और कई मासूम लोग मारे गए। इसी तरह दोस्तों बिजनेस और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बोइंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद क्या हुआ? बोइंग के सारे 737 मैक्स प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया और सारे 737 मैक्स यूज करने वाले एयरलाइन कंपनीज को बहुत भारी नुकसान हुआ, और एक ही साल में कंपनी 83,600 करोड़ के प्रॉफिट से 5,120 करोड़ के घाटे में चली गई। और उस साल के बाद आज तक बोइंग ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। और इसके साथ साथ जैसा कि पहले मैंने कहा, पिछले 10 सालों में 970 इंसिडेंट सामने आए हैं, कुछ बोइंग के फॉल्ट की वजह से और कुछ एयरलाइन कंपनीज की फॉल्ट की वजह से। ये थी दोस्तों बोइंग की दर्दनाक कहानी, जहां बिजनेस और प्रॉफिट के चक्कर में मासूम लोग मारे गए। तो अब सवाल यह है कि इस बिजनेस केस स्टडी से हमें क्या सीख मिलती है जिससे हम कभी भी ऐसी गलती ना करें। लेसन नंबर 1 दोस्तों, प्रॉफिट के पीछे नहीं, प्रोडक्ट के पीछे भागो। प्रॉफिट अपने आप आपके पीछे भाग के आएगा। जैसे यहां हमने देखा कि जब बोइंग अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही थी तब बोइंग ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में जब बोइंग ने अपने प्रोडक्ट को बेकार बनाया तो पूरी कंपनी का दिवाला निकल गया। लेसन नंबर 2, जब भी आप किसी नए बंदे को हायर करते हो, हमेशा ये याद रखना कि वो नए आइडियाज के चक्कर में कभी भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें और कंपनी का रिदम नहीं बिगाड़े। जैसे यहाँ हमने देखा कि मैकडॉनल्ड डोगलस के लोगों ने बोइंग का पूरा सिस्टम हिला दिया, जिसकी वजह से आज कंपनी घाटे में चल रही है। एंड लास्टली, हमेशा याद रखना कि कॉस्ट कटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन कॉस्ट कटिंग की वजह से आपके प्रोडक्ट क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये बोलने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन फॉलो करना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी इसको फॉलो करेगा वो इंसान, चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो, वो हमेशा कामयाब रहेगा और जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। ये थी दोस्तों बोइंग की कहानी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह बिजनेस केस स्टडी के माध्यम से बिजनेस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.